नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी टेढ़ा पाहुना। आंटी, पड़ोस की गुड्डी ने पुकारा। मैं आटा सानती रही। आंटी देखो, कोई आया है। मैंने आटे की थाली परे धकेल दी और अपने बिखरे बाल समेटती हुई बाहर की ओर लपक ली। अशोक, तुम? दरवाजा खोलते ही मैं सन्न रह गई। नंदिता, अशोक ने मेरा नाम पुकारा तो एक बिजली मेरे पूरे शरीर को झकझोर गई। नमस्कार। इधर देख रही पड़ोस के बच्चों की मां की दिशा में मैंने अपने हाथ जोड़ दिए। वह अपने बरामदे में ताजा धुले कपड़ों को पूरे जोर शोर से छाटते छाटते मेरी कमीज को घुरने लगी थी। मैं दुपट्टा नहीं ओढ़े हुए थी। आओ, मैं घर के अंदर मुड़ ली। पड़ोस के तीनों बच्चे भी अशोक के साथ हो लिए। बैठो। मैं अशोक को बैठक में ले गई। अशोक अचकचाकर एक कुर्सी पर बैठ लिया। अचकचाया शायद इसलिए क्योंकि कुर्सियों पर धूल जमी हुई थी। पिछली शाम की आंधी घर भर में अपनी छाप छोड़ गई थी। पड़ोस के तीनों बच्चे अपने आप बैठक भर में फैल गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। चलो बाहर चलें, मैंने बच्चों से कहा। आंटी, यह कौन है? गुड्डी ने पूछा। जाओ, उधर जाओ। बच्चे फिर भी नहीं हिले। तुम नहीं बैठोगी? अशोक ने पूछा। मैं बैठने को हुई तो मुझे रसोई में गैस पर रखी सब्जी का ध्यान आ गया। आलू जब तक जरूर गल गए होंगे। मैं अभी आई और मैं बाहर चली आई। बच्चे वहीं जमे रहे। सब्जी बन चुकी थी। मैंने गैस बंद कर दी और जल्दी से हाथ धोने लगी। सुबह से मैंने अपना चेहरा तक नहीं धोया था। चेहरा धोने लगी तो ख्याल आया अशोक वहां बैठक में बच्चों के पास अकेला बैठा था। मुझे अशोक पर ढेरों गुस्सा आया। क्यों वह बिना बताए यूं अचानक चला आया था? मुझे पता रहता उसे आना है तो मैं ठीक से कपड़े पहने रहती, ठीक से बाल बनाए रहती, घर की सफाई किए रहती, फटे पर्दे उतार दिए होती, तख्त पोश की चादर धोली होती, गुथलियां बनी गद्दियां तथा उनके गिलाफ बदल दिए होती, फटा लिनोलियम हटा दिए होती और वहां बैठा वह सब देख रहा होगा। अलमारी के टूटे शीशे को छिपाने के लिए उस पर लगा 2 साल पुराना कैलेंडर। दीवारों के छेद ढकने हेतु उन पर लगे 3 और कैलेंडर, जिनमें 2 पिछले साल के थे। और फिर मैंने अपना चेहरा धोया नहीं, सिर्फ दुपट्टा लेने दूसरे कमरे में चली गई। अलमारी में एक ही दुपट्टा इस्त्री किए पड़ा था। वह नीले रंग का था और मेरे किसी भी कपड़े से मेल नहीं खा रहा था। न मेरे नाइट सूट के हरे पजामे से जो 2 साल पुराना था, न ही 1 साल पुरानी मेरी उस भूरी कमीज से जिसके चटक नारंगी रंग के फूल मटिया चुके थे, न ही 4 साल पुराने उस पीले स्वेटर से जो धूल, आटे और हल्दी से सना था। फिर भी अपने बालों की बेतरतीबी छुपाने के लिए मैंने उसे सिर पर ओढ़ लिया। जब बैठक में लौटी तो अशोक कुर्सी की बाहों पर हाथ धरे अलमारी के कैलेंडर की ओर देख रहा था। गुड्डी दूसरे कोनों में एक कुर्सी पर बैठी पास रखी मेज पर पैर टिकाकर किसी पत्रिका के पृष्ठ उलट पलट रही थी, मानो वह दूसरी कक्षा की जगह छठी में पढ़ती हो। उसके दोनों भाई अशोक की ओर टकटकी बांधे अन्य कुर्सियों पर बिछे पड़े थे। आंटी, यह कौन है? गुड्डी से 1 साल छोटे बिल्लू ने पूछा। तुम्हारी जाई तुम्हें डांटेगी। तुम सब अपने घर जाओ। मैंने अपनी खीज प्रकट की। उसे पता है हम यहाँ हैं, गुड्डी ने जवाब दिया। अच्छा छोटू, तुम यहाँ से उठो, मैं इस कुर्सी पर बैठूंगी। 2.5 साल के छोटू को मैंने वहां से खींचकर उठा दिया। तख्त अशोक की कुर्सी से कुछ दूर पड़ता था और हमारी बैठक में 4 ही कुर्सियां थीं। आई हेट देम। मैं इनसे घृणा करती हूँ, बड़े लीचड़ हैं। मैं अशोक के पास वाली कुर्सी पर बैठ ली। डोंट गेट सो फ्लस्टर्ड। तुम ऐसे घबराओ नहीं। लेकिन मैं इन मैले कुचैले बच्चों से करती हूँ नफरत। मैं भूल रही थी उस समय मैं भी उनसे ज्यादा साफ कपड़ों में नहीं थी। आंटी देखो, छोटू आपके तख्त पर गंदे पैर लेकर चढ़ रहा है। तुम कब आए?
अशोक का ध्यान मैंने तख्त पर बिछी मैली चादर पर रखे जा रहे छोटू के मिट्टी से लिपटे पैरों से हटा देना चाहा। तुम घर में अकेली हो क्या? हाँ। तुम्हारी माँ? वह एक स्कूल में पढ़ाती हैं, 5 बजे तक आ जाती हैं, बस आती ही होंगी। ओह, और तुम्हारा भाई? वह एम्स में पढ़ाई कर रहा है। ओह ऐसी। और मेरे पापा अपने क्लिनिक पर होंगे, या शायद न भी हों। मुझे ध्यान आया, इधर उनके मरीज कम होते जा रहे थे। उनका क्लिनिक एक छोटी तंग सी दुकान थी, और जब से उसके सामने एक नए डॉक्टर ने बड़े बड़े शीशों वाला अपना नया क्लिनिक खोला था। पापा कोई कोई दिन अपना क्लिनिक 7 बजे पहले ही बंद कर दिया करते। फिर भी पापा शाम 7:30 बजे से पहले घर पर नहीं लौटा करते। एक दिन जब मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से फिर निराश होकर लौट रही थी, तो मैंने पापा को कस्बापुर बाग में प्रवेश करते हुए देखा था, परंतु घर वह 7:30 के बाद ही आए थे। मैंने उनसे पूछा भी था, पापा आज देर कैसे हो गई? तो उन्होंने थके ठंडे स्वर में कहा था, आज पेशेंट ज्यादा थे और तभी से मैंने उन्हें घर की पुताई और दरवाजों का रोगन कराने के लिए तंग करना छोड़ दिया था। ये तुम पर अच्छा पहरा रखते हैं। अशोक हंसा। कौन? मैं चौकी। ये बच्चे। अशोक फिर हंस दिया। बच्चे हमारी ओर ताके जा रहे थे। ओह, हाउ आई हेट देम। आई कांट इवन टॉक टू यू। ओह, कितनी सख्त घृणा है मुझे इनसे। मैं तुमसे बात तक नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स यू कैन। बिल्कुल तुम बात कर सकती हो, अशोक ने कहा। क्या तुम जानती हो मैं यहाँ अचानक क्यों चला आया? कल रात मैंने वह लव स्टोरी फिल्म देखी और फिर मैं वहाँ रह नहीं सका। मेरे लिए तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी हो गया। आंटी, यह कौन है? गुड्डी ने अपने हाथ की पत्रिका कोने वाली मेज पर वापस टिका दी। तुम इन्हें यहाँ क्यों घसीट लाए? अशोक पर मैंने अपनी खींच प्रकट की। ये वहाँ बाहर खेल रहे थे और मुझे यह सब देखकर यकीन न हुआ तुम यहाँ रहती होगी, इसलिए तुम्हारा पता एक बार इनसे ही पूछ बैठा। क्यों? क्या यह सब? क्या क्या बुरा है यहाँ? सब ठीक ही तो है। और कैसी जगह पर मुझे रहना चाहिए? मैं तमकी। बाहर गेट खुला है, तभी माँ की आवाज़ हम तक चली आई। कोई आया है क्या? अशोक बाहर देखने लगा। मेरी माँ आई हैं। मैं उठकर बाहर चली आई। कौन है? माँ ने धीरे से पूछा। वही अशोक भार्गव। वही आईएएस? हाँ, और पड़ोस के तीनों बच्चे वहां धरना देकर बैठ लिए हैं। और तुमने सुबह से कपड़े तक नहीं बदले, शक्ल देखी है अपनी? अलमारी से दुपट्टा निकालते समय मैंने शीशे में झांका जरूर था, पर जब वहां एक मैली चिकनी आकृति उभर आई थी तो मैं उससे नजर चुराकर बैठक की ओर भाग आई थी। अब ठीक रहा ना, किताबों में और खोई रहा कर। माँ वह वहां अकेला बैठा है। उसे कुछ खिलाया या नहीं? कहाँ, और खिलाती भी क्या? मैंने शिकायत की। कब आया था? अभी कुछ देर पहले। मैं आटा सान रही थी। रसोई में सब वैसे ही पड़ा है। हाँ, सब्जी जरूर तैयार हो गई है। अब तू चाय का पानी रख दे, मैं उसके पास बैठती हूँ। इस बीच तू कपड़े भी बदल ले, मैरून ग्लेज्ड कॉटन का सूट पहन ले। और हाँ, ऊपर मेरा नया शॉल ओढ़ना, अपने वाला पुराना नहीं। माँ का वह शॉल पिछले 2 साल से नया शॉल के नाम से जाना जाता था। गैस पर चाय का पानी चढ़ाते समय मैं रोने रोने को हो आई। वह मैरून सूट पुराने स्टाइल का सिला था। पिछले 6 माह से मैं अपने लिए कोई भी नया कपड़ा नहीं सिलवा पाई थी, और यह बात मुझे और भी चुभने लगती जब मैं वीना से मिलती। हर बार वह नई साड़ी में होती, और माँ से जब भी मैं इस बारे में कुछ बोलती तो माँ का यही जवाब रहता, फिर वीना कमाती भी तो है ना, तुम मेरी साड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेती? कितनी ऐसी ही तो पड़ी हैं। फिर मैं स्वयं ही चुप कर जाती और वही अपनी कम घेरे वाली सलवारें और ऊंचाई में बहुत छोटी कमीजें पहन लेती। मैरून सूट के ऊपर नया शॉल पहनकर बैठक में पहुंची तो बच्चे अब भी वहीं बैठे थे और माँ अशोक से कह रही थी, बस मानी ही नहीं,
अब भूगोल से एमए को नौकरी मिलनी आसान बात है भला। अब इसकी एक सहेली है, उसने अंग्रेजी में एमए किया था, उसे तुरंत एक कॉलेज में नौकरी मिल गई, अब वह ऐश करती है। वह वीना रस्तोगी की बात कर रही हैं, मैंने अशोक को बताया। उधर लखनऊ में अशोक मेरे साथ वीना को कई बार मिल चुका था। आईएएस में आने से पहले वह वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग में लेक्चरर रहा था। और फिर निंदी की आई भी सेकंड क्लास। हम तो यही सोचते थे वह अपने भूगोल में अव्वल नंबर पर आएगी, और इसलिए अपने कस्बापुर से बाहर लखनऊ हॉस्टल में भेज रखा था। मगर पता नहीं क्यों यह वहाँ मन नहीं लगा पाई, या फिर यूं ही अपना समय फालतू घूमने फिरने में बर्बाद करती रही। माँ चाय का पानी खौल रहा होगा। माँ पर मुझे बहुत खीज आई। मैं नहीं चाहती थी मेरी बेकारी के बारे में माँ अशोक से कुछ और कहें। माँ जाते समय बच्चों को साथ ले गईं। तुम्हारे रेनबो कलर्स कहाँ गए? अशोक ने पूछा। कौन से? मैं चौंक ली। वह नीला दुपट्टा, पीला स्वेटर, हरा पजामे, ऑरेंज कम ब्राउन कमीज। बड़ी तीखी नज़र है। मैं हंसी, मगर दूसरे ही पल घबराहट से भर ली। अशोक जरूर जान लिया होगा इस कमरे में इतने कैलेंडर क्यों टंगे हैं। तुम अपने आप में नहीं लगती, क्या बात है? कुछ नहीं, यह सब गुड बाय कोलंबस की वजह से हुआ। दोपहर तक उसे पढ़ती रही और फिर देर तक उसके बारे में तुम्हें लिखती रही। मैं क्या जानती थी तुम आ जाओगे। तुमने लिखा क्यों नहीं? बताया तो मैं खुद नहीं जानता था आज मुझे यहाँ आना होगा। कल रात 11 बजे तक नहीं, मगर जब लव स्टोरी देखने के बाद मुझे नींद नहीं आई तो मैं रेलवे स्टेशन आ गया। तुम्हारे कस्बापुर की टिकट कराई, अपने डीएम को फ़ोन किया। मुझे ज़रूरी काम से घर जाना पड़ रहा है। 3:45 बजे गाड़ी यहाँ पहुँची। आधा घंटा तुम्हारा घर खोजने में लग गया और आधा। इतनी अच्छी पिक्चर है। और रास्ते भर मैं सोचता रहा हम खूब बातें करेंगे। तुम मुझे देखकर दंग रह जाओगी, खुशी से खिल उठोगी, खिलखिलाओगी, उसी तरह जब मैं तुम्हारे हॉस्टल आया करता था। परंतु तुम मुझे लगता है तुम अभी से बुढ़ा गई हो। मैं कांपने लगी। मैं कांपती रही। वह कहता रहा, और मुझे लगता था तुम्हारी आंखें सदा विस्मय में डूबी रहती हैं, सांसारिक बातों से, सांसारिक व्यवहारों से, सांसारिक समस्याओं से बिल्कुल अलग थलग, निपट अनजान और बेलाग। अलमस्त सा जीवन तुम जीती होगी, और तुम्हारे आसपास लोग हर समय चहक चहक उठते होंगे, तुम्हें दुलारते रहते होंगे, और तुमने उनके उमड़ते दुलार के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा होगा, कुछ नहीं जाना होगा। पर तुम्हारी दुनिया तो एकदम भिन्न है। तुम यहाँ कैसे रह पाती हो, इस मीडियोक्रिटी से घिरी हुई? तुम मेरे पापा से नहीं मिले हो, मेरी असली बैकग्राउंड वही है। कुछ भी हो, तुम्हारी माँ तो। माँ की बातों से तुम्हें गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। और फिर प्यार दुलार क्या सुंदर कमरों और सुंदर कपड़ों ही में लिया दिया जा सकता है? माँ खुद बहुत काम करती हैं, और इसलिए घर पर बेकार बैठी मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती, और बहुत प्यार करती हैं मुझे। है तो यह छोटी बात, मगर देखो, उनके स्कूल में एक जगह खाली थी, मगर वह मुझे वहाँ भेजने के लिए नहीं मानी। हायर सेकेंडरी स्कूल में तुम्हें नहीं पढ़ाना है, तुम्हें कॉलेज ही में पढ़ाना शोभा देगा। और कॉलेज में तुम जानते हो, अव्वल तो भूगोल विषय ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो वैकेंसी नहीं होती। कहते कहते अकस्मात मुझे लगा मैं इन बिन माँ की तरह बात कर रही थी, और मैं चुप हो गई। नहीं नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारी ताजगी, सब कुछ नष्ट हो रही है। यह घटिया बेसुरी जिंदगी तुम्हारे अनूठे व्यक्तित्व का गला घोट देगी। तुम्हें गलत फहमी है। आज मैं बेकार हूँ, कल मुझे जरूर कोई नौकरी मिलेगी। अपने जीवन को मैं व्यर्थ कभी न जाने दूंगी। धीरे धीरे में नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं होता। यह घटिया जिंदगी है, यह बात बात पर हीन भावना से ग्रस्त होने की मजबूरी, यह गंदा पड़ोस, ये टूटी दीवारें, ये मैले कुचैले बच्चे, ये तंग और ठंड से सिकुड़े कमरे, सहमे लोग, इन सब से मैं दूर भाग आया था। पीछे, बहुत पीछे छोड़ आया था वह चौखट। पर वह चौखट यूं पीछा करेगी मेरा, यूं फिर उस घटिया संकीर्ण निम्न मध्य वर्गीय, यूं फिर उस घटिया संकीर्ण निम्न मध्यम वर्गीय जीवन से साक्षात्कार होगा, और वह भी तुम्हारे घर में।
कितनी बड़ी विडंबना है यह। तुम यूं बात करते हो मानो यह सब स्थायी है। नहीं नहीं, इट इज रिवोल्टिंग रिवोल्ट। यह विद्रोह पैदा करता है। करो विद्रोह। रिवोल्ट? रिवोल्ट अगेंस्ट वॉट? रिवोल्ट अगेंस्ट whom? विद्रोह? कैसा विद्रोह? किससे विद्रोह? अगेंस्ट दिस किलिंग मीडियोक्रिटी। आई हेट मीडियोक्रिटी। इस दमघोटू मध्यवर्गीयता से। मुझे हर मध्यवर्गीयता से घृणा है, चाहे वह मानसिक हो या आर्थिक। लो, चाय लो। माँ ने बिस्कुट मंगवा लिए थे। बच्चों का हुजूम भी शायद बिस्कुट पाकर संतुष्ट हो गया था और घर से बाहर निकल गया था। इसे आईएएस की परीक्षा देने दीजिए, अशोक ने माँ से कहा। आई हेट आईएएस। क्यों? माँ चौंकी। बस है नफरत। अपने स्वर में मैं वितृष्णा ले आई। यही सवाल अगर किसी ने मुझे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी या किसी सेमिनार में या कॉफ़ी हाउस में पूछा होता तो मेरे दिमाग में और मेरे मुंह पर इसके जवाब में 1000 दलीलें आती। इस बार तो यह रह गई। फिर भी मैं तो यही चाहती हूँ कि नंदिता की शादी हो जाए। क्या सारी उम्र काम करती बिता देगी? माँ बोली। अजीब बातें न करो माँ। कभी मेरी नौकरी के लिए इतनी बेताब लगती हो और कभी मेरी शादी के लिए इतनी उतावली। नंदिता तो पागल है, माँ ने फिर अशोक से कहा। यही रट लगाए है कि पीएचडी करूंगी। यह भी कोई बात हुई? 22 वर्ष शादी के लिए अच्छी उम्र होती है। वे बच्चे चले गए क्या माँ? हाँ चले गए। माँ ने मुझे घूरा और अशोक की ओर मुड़ ली। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मुझे जब तक नहीं पता था अशोक की 3 बहनें और 2 भाई थे। और आप सबसे छोटे हैं क्या? जी नहीं। अशोक एकाएक लाल हो आया। मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे पिताजी भी पिछले साल से नहीं रहे। किसी बहन की शादी हुई है क्या? माँ तुमने गेट तो बंद कर दिया होता। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। कर आती हूँ। माँ रुष्ट हो आई। मैं चलूंगा। अशोक एकाएक उठ खड़ा हुआ। अरे बैठिए, माँ बोली। अशोक खड़ा रहा। अच्छा, आपके पास आईएएस के नोट्स तो होंगे, हो सके तो। माँ जब मुझे आईएएस करनी ही नहीं है तो नोट्स का क्या करूंगी? मैं भी उठ खड़ी हुई। नहीं अंदिता, नहीं नंदिता, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। तुम अपने विषय मुझे लिख भेजना। तुम्हें नोट्स भेजकर मुझे खुशी ही होगी। अशोक ने मेरी ओर कातर दृष्टि फेंकी। अच्छा, देखूंगी। आज क्या आप किसी काम से यहाँ आए थे? माँ ने अशोक को रोका। जी, मुझे यहाँ के डीएम के नाम अपने डीएम की एक गुप्त पत्रावली पहुँचानी थी। अशोक ने सफ़ेद झूठ बोला। वह अक्सर कहा करता, झूठ गढ़ो तो ऐसा गढ़ो कि सुनने वाला झट जान ले आप झूठ बोल रहे हैं। फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर आइएगा। निंदी को आपकी चिट्ठी की बहुत प्रतीक्षा रहती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है माँ। इधर आना तो कम ही होगा। मुझे दूसरा कैडर मिला है। माँ भी उठ खड़ी हुई। ही विल मैरी अ रिच गर्ल नाउ। अब वह किसी अमीर लड़की से शादी करेगा। मुझे अपने एक प्रोफेसर के वे शब्द याद हुए जो उन्होंने अशोक के आईएएस में चुने जाने पर मेरी ओर देखकर कहे थे। गुड बाय। मैंने बैठक का बाहर वाला दरवाज़ा खोलते हुए अशोक से कहा, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ऐसी विदा भी क्या? फिर नहीं मिलेंगे क्या? तुम बेहतर जानते हो। और तुम? अशोक ने दरवाजे पर पूछा। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कहा। हालांकि मैं जानती थी अशोक इस दरवाजे पर शायद ही कभी लौटे और शायद कभी लौट भी आता यदि पहले, बहुत पहले उसने अपने बचपन का हर दिन, अपने कैशोर्य का हर पल एक ऐसे ही दरवाजे को लांघ पाने की तमन्ना में न गुजारा होता। नमस्कार। उसने माँ को हाथ जोड़े। नमस्कार। माँ के हाथ आपस में उलझ पड़े और अशोक मेरी ओर मुड़े बिना तेज कदमों से हमारे गेट से बाहर निकल लिया। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी टेढ़ा पाहुना।